अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के बारे में। अब जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट MCQs को हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट MCQs को हम इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे कि आपके साथ हर क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि उसका कंसेप्ट आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी फॉलो कर लीजिए। स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहां पर डेली बेसिस पे फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्विज और डिफरेंट रिसोर्सेज जो है आपके साथ यहां पर शेयर होती हैं ताकि आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकें। इस कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ओपन करने के बाद फॉलो के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रह सकें और आपको द लॉ चैनल की टीम व्हाट्सएप पे प्रिपरेटरी मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद। अब यहां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ये बेसिकली पर्शियन गल्फ को किसके साथ कनेक्ट करती है। तो अगर आप देखें तो यहां पर बेसिकली ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है जो आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के बारे में। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कौन से लैंड मासेस को ये एक दूसरे से सेपरेट कर रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। और अगर सवाल पूछा जाए कि कौन से दो गल्फ को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है या एक दूसरे से जो है वो मिला रही है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर गल्फ की बात की जाएगी तो ये पर्शियन गल्फ को किसके साथ कनेक्ट करती है? गल्फ ऑफ ओमान के साथ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो MCQs के तौर पे रिपीट होता है। अब अगर आप ज्योग्राफी को इस तरीके से कवर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन या इससे कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बासानी उसको आंसर कर सकेंगे। देखिए यहां पर ये पर्शियन गल्फ है। अब पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान मिलकर कनेक्ट हो रहे हैं अरेबियन सी के साथ। तो पर्शियन गल्फ को ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज सबसे पहले कनेक्ट करती है गल्फ ऑफ ओमान के साथ और उसके बाद फिर ये दोनों अरेबियन सी के अंदर जाके मिल जाते हैं। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनेगा अवेलेबल ऑप्शंस में से वो ऑप्शन बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री इन एशिया। लैंडलॉक कंट्री। अब लैंडलॉक से क्या मुराद है? ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि एक ऐसा कंट्री होगा जिसके चारों तरफ A, B, C और D चारों तरफ लैंड मासेस होंगे, पानी नहीं होगा, यानी कि ये जमीन के साथ लॉक किया गया होगा। अब आपने ऑप्शंस जो अवेलेबल ऑप्शन हो ना उसमें से आंसर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अब यहां अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन अगर आप गौर करें तजाकिस्तान के ऊपर तो क्या ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है? बिल्कुल लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन अवेलेबल ऑप्शंस में से इसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस वजह से अवेलेबल ऑप्शंस में से हम अफगानिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो यहां आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश बेसिकली बे ऑफ बंगाल के थ्रू जो है वो जो है इंडियन ओशन के साथ जाके मिलता है, तो बे ऑफ बंगाल इसके साथ है। इसी तरीके से जो थाईलैंड है वो भी आप यहां पर देख रहे होंगे कि थाईलैंड जो है गल्फ ऑफ थाईलैंड इसके साथ मौजूद है और इसी तरीके से मलेशिया के साथ भी देख रहे होंगे कि पानी मौजूद है। तो लैंड लॉक इन सब में से कौन है? अफगानिस्तान है। तो ये भी एक MCQs के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए। अब अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी इन दो रिसोर्सेज से कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लॉ एडमिशन 6 सितंबर को कंडक्ट हो रहा है। तो 6 सितंबर के लैट को प्रिपेयर करने के लिए इन दोनों रिसोर्सेज पे आप रिलाई कर सकते हैं। सबसे पहली रिसोर्स जो है वो लैट प्रिपरेटरी बैच है जिसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं, आपके डिजिटल टेस्ट कंडक्ट होते हैं और आपको एक टीचर प्रोवाइडेड होता है व्हाट्सएप पे जो आपके क्वेश्चंस को आंसर करता है, आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है और आप जो भी असिस्टेंस आपको चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है। आप अपनी ईज पे पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें या एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन को परचेज करना चाहें तो आप द लॉ अकेडमी के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज के सेक्शन में रिपीट होता है और आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज लॉ एडमिशन टेस्ट में 20 नंबरों पर मुश्तमिल है। अगर आप जनरल नॉलेज को और साथ साथ इंग्लिश को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप यूं समझें कि 40 नंबर के MCQs तो वैसे ही प्रिपेयर हो गए, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं कि स्टूडेंट्स ने 75 में से स्कोर किया होता है 30।
तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि कंसेप्चुअल स्टडी नहीं है, चीज़ों को क्रैम करते रहते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो चीज़ों को, क्वेश्चंस को, फैक्ट्स को हम मैप्स की मदद से पढ़ रहे हैं। अब सवाल किया जा रहा है कि जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये कहाँ पर मेनली लोकेटेड है। मेनली का वर्ड यूज़ किया गया, इसका मतलब इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कहाँ पर लोकेटेड है। अगर आप ब्राज़ील को सर्च करें, अगर आप ब्राज़ील के मैप को सर्च करें तो आप देखेंगे कि मेजॉरिटी, ये इसका बॉर्डर है, ये इसका बॉर्डर मैं मार्क कर रहा हूँ जो ब्राज़ील कंट्री है, ठीक है। ये अब ब्राज़ील कंट्री का आप बॉर्डर देख रहे हैं, तो अब आप देखें कि ये अमेज़न जो है ये मेनली कहाँ पर है। अमेज़न मेनली जो है ब्राज़ील कंट्री के अंदर है, तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त आंसर बनेगा। अब इस तरीक़ाकार से आप 1 से 2 बार इन क्वेश्चंस को देखते हैं ना, तो फिर बासानी आप लॉ एडमिशन टेस्ट में जब अपेयर होंगे तो क्वेश्चंस आपसे फेमिलियर होंगे, आप जो है वो उनको पढ़ चुके होंगे, सॉल्व कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रैम करते रहेंगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो ब्राज़ील में मेनली है, तो ये आपको भूल जाएगा। अगर आप इस मैप को सिर्फ एक बार देख लेते हैं तो फिर कभी भी चीज़ नहीं भूलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ओशन इज। अब क्वेश्चन देखें कि ये क्वेश्चन 3 से 4 एंगल्स में पूछा जाता है। कुछ एंगल्स जिसके हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ये भी एक एमसीक्यूज के तौर पर लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है कि जो दुनिया का डीपेस्ट ओशन है वो कौन सा है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको इस फैक्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन आप ये ज़रूर जानते हैं कि मरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, और साथ साथ आपको ये भी पता है कि मरियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर है। अब मुझे बताएं कि आपको इसका जवाब नहीं पता चल जाएगा कि पैसिफिक ओशन के अंदर अगर दुनिया का डीपेस्ट प्लेस और डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है तो फिर पैसिफिक ओशन ही दुनिया का डीपेस्ट ओशन होगा ना। तो यहाँ पर ये पिक्चर आपको बता रही है कि ये बेसिकली जो है मरियाना ट्रेंच है, और ये मरियाना ट्रेंच जो है अगर डीपेस्ट प्लेस पूछा जाए, डीपेस्ट प्लेस के बारे में पूछा जाए तो डीपेस्ट प्लेस बेसिकली क्या होगी, मरियाना ट्रेंच होगी, यहाँ पर आपको बताया गया। और बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज़ ये भी पूछा जाता है कि डीपेस्ट पॉइंट जो है, डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, और उसमें आपको ऑप्शंस के तौर पे चैलेंजर डीप भी दिया जाता है। ये भी एक एमसीक्यूज़ लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है। तो चैलेंजर डीप जो है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, और डीपेस्ट प्लेस मरियाना ट्रेंच है, और डीपेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। अब ये तीनों क्वेश्चंस लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे गए हैं और 1 से ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो लॉ एडमिशन टेस्ट आपका बआसानी क्लियर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये सेपरेट करती है कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स को। कॉन्टिनेंट्स, कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स को ये सेपरेट करती है। तो अगर आप इस मैप पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर एशिया मौजूद है और यहाँ पर यूरोप मौजूद है, तो ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो ये किन 2 कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही है, यूरोप और एशिया को। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री। अच्छा, अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल का ये जो वर्ड है इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, और ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कोई एक नहीं है, 1 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। अब आपने ऑप्शंस जो अवेलेबल होंगे ना उसमें से सिलेक्ट करना है कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री कौन सा है। लेकिन सबसे पहले हम ये तो समझें कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल होता क्या है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल से मुराद है कि एक ऐसा कंट्री जो 1 से ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स में मौजूद हो, यानी कि उसका ज़मीनी हिस्सा एशिया में भी है और यूरोप में भी है, तो ऐसा कंट्री ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि रशिया जो है, रशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। टर्की जो है, टर्की एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है। अब अगर यहाँ पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से इसका दुरुस्त जवाब इजिप्ट है। ज़रा गौर कर लेते हैं कि इजिप्ट ट्रांसकॉन्टिनेंटल किस तरह से है। आप यहाँ पर फोकस करें तो ये सिनाई पेनिनसुला जो है ये इसका हिस्सा एशिया के अंदर आता है और दूसरा इसका मेन हिस्सा अफ्रीका के अंदर आता है। तो अब इजिप्ट जो है, इजिप्ट 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर मौजूद है, एक तो है जी एशिया और दूसरा क्या हो गया, अफ्रीका। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सुएज कैनाल के बारे में। सुएज कैनाल के बारे में जाके आपने सर्च करना है और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपने मुझे बताने हैं। कमेंट सेक्शन को यूज़ करना है। कमेंट सेक्शन एक कम्युनिटी की तरह है जिसपे आप क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ से शेयर की गई इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे होते हैं। इससे आप एक स्टडी मीडियम क्रिएट कर सकते हैं। सवाल ये भी पूछा जाता है कि इजिप्ट का कैपिटल क्या है। तो
इजिप्ट का कैपिटल कायरो, यहां पर आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अलावा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये भी इजिप्ट के अंदर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इजिप्ट से रिलेटेड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जब एक क्वेश्चन को आप पढ़ने लगेंगे तो उससे कनेक्टेड 4-5 सवाल आपके सामने आ जाएंगे जो एग्जाम रिलेटेड होंगे। उसके बाद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन, अब ये जो वर्ड रेवोल्यूशन है ना, अक्सर औकात स्टूडेंट समझते हैं सुनने के बाद कि ये कोई जंग होगी, कोई तहरीक होगी। रेवोल्यूशन बेसिकली कहते हैं किसी तब्दीली को, एक ऐसी तब्दीली जो बड़ा असर रखती हो, तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि इंसान जो कामकाज अपनी मेहनत मुशक्कत अपने हाथ से कर रहा था, वो सारे के सारे काम मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होके करने लग गया। इससे मैनुअल लेबर रिड्यूस हो गई। तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ। और ये स्टार्ट कहां से हुई, सवाल ये पूछा जा रहा है। तो ये ब्रिटेन से स्टार्ट होती है। तो ये भी एक एमसीक्यू के तौर पे अक्सर लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है, और ये हिस्ट्री के टॉपिक से रिलेट कर रहा है। हिस्ट्री का टॉपिक मेनली जो है आपने कवर करना है, और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपने पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। अब देखें, जो यूरोप है, यूरोप और जो एशिया है, ये एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक नेचुरल बाउंड्री इनके दरमियान है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, और वो एक माउंटेन रेंज है जिसको हम यूराल माउंटेन्स कहते हैं। तो यूराल माउंटेन्स के थ्रू जो है यूरोप और एशिया एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो हॉट डेजर्ट की बात की जा रही है कि गर्म डेजर्ट कौन सा है। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो उन सब ऑप्शंस की पिक्चर्स यहां देख रहे हैं। एक डेजर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है जो गोबी डेजर्ट है। ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन गोबी डेजर्ट से रिलेटेड फैक्ट आपको मैं बता रहा हूं कि ये बेसिकली नॉर्थ चाइना से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ जाके मिलता है, ये मंगोलिया में जाके मिलता है, मंगोलिया में साउथ में। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये एक कोल्ड डेजर्ट है। वैसे तो यहाँ पे जो है वो वेदर हॉट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर अरसा जो है कोल्ड रहता है, इस वजह से ये एक कोल्ड डेजर्ट के तौर पे कैटेगराइज्ड है। तो अब ऑप्शन डी तो इसका जवाब नहीं होगा। इसके बाद अगर आप देखें सहारा डेजर्ट, तो ये कैटेगराइज्ड है एज अ लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट के तौर पे। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रशियन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है। तो रेवोल्यूशन का प्रीवियसली जो मैंने मतलब डिस्कस किया, जरूरी नहीं कि हर बार उसका उसी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग हो। बाज दफा कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ड्स के मीनिंग तब्दील हो जाते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन की बात की जा रही है कि रशियन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होती है। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है वो 1917 के अंदर होती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। अब जितने भी एमसीक्यूज मैंने यहां पर आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट में रिपीट होते हैं और उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब लैंड ऑफ 1000 लेक्स ये जो है वो किस कंट्री के हवाले से फेमस है, तो फिनलैंड इसका दुरुस्त जवाब है। अगर आप फिनलैंड के मैप को देखें और बगौर इसका जायजा लें तो आप देखेंगे कि कितने छोटे 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 यहाँ वाटर बॉडीज आपको नजर आ रही हैं। तो 18,000 के करीब मुख्तलिफ रिसोर्सेज बताती हैं, इसके करीब या इससे ज़्यादा लेक्स मौजूद हैं। अब आपने सर्च करनी है एक चीज़, ये आपके लिए असाइनमेंट है, और दूसरे स्टूडेंट्स जाके जो सर्च नहीं करना चाहते, हमारे शहजादे मसरूफ़ हैं, वो जाके दूसरे स्टूडेंट्स की गई रिसर्च को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखेंगे कि लार्जेस्ट लेक जो है, लार्जेस्ट लेक फिनलैंड के अंदर कौन सी है। क्योंकि अगर फिनलैंड के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी चीज़ से रिलेटेड पूछा जाएगा ना, जिसके हवाले से फिनलैंड मशहूर है। तो या तो पूछा जाएगा लैंड ऑफ 1000 लेक्स कौन सी है, कौन सा कंट्री है। और अगर एग्जामिनर को लगेगा कि ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछ लिया गया है या सिंपल है, तो फिर वो लार्जेस्ट लेक के हवाले से भी पूछ सकता है कि फिनलैंड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, और ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट लेक है, 4th लार्जेस्ट लेक है। तो ये आपने जाके सर्च करना है और उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद विच कंट्री लाइज ऑन बोथ द यूरोप एंड एशिया। अच्छा, इससे रिलेटेड फैक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने बताया कि ये जो कंट्री है टर्की, ये बेसिकली एशिया के अंदर भी है और यूरोप के अंदर भी इसका कुछ हिस्सा आता है, और ये बेसिकली जो है
हमने यहाँ डिस्कस किया था ना, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट से यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे से जो है वो डिवाइडेड हैं, तो इसका जो हिस्सा यूरोप की तरफ है वो इसको एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री बना देता है, तो टर्की जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अब इसकी करेंसी को आपने जाके सर्च करना है और सर्च करने के बाद उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद द पनामा कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन विद, तो पनामा कैनाल बेसिकली अटलांटिक ओशन को किससे कनेक्ट कर रही है? अटलांटिक ओशन को ये बेसिकली जो है वो पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है, तो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। उसके बाद विच फेमस वॉल वाज प्राइमरीली बिल्ट टू डिफेंड अगेंस्ट नॉर्दर्न इन्वेजन्स, तो नॉर्थ की तरफ से आने वाली इन्वेजन्स को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए, कर्टेल करने के लिए डिफेंस के तौर पे कौन सी दीवार कायम की गई थी? तो यहां आप देख रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसको जाके अगर आप सर्च करेंगे ना, इसकी पिक्चर को सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक बहुत ही ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है, और उसका रीजन ये था कि चाइनीज जो ट्राइब्स थे वो अपने आप को नॉर्दर्न इन्वेजन से डिफेंड करना चाहते थे। जो इन्वेडर्स नॉर्थ साइड से आते थे वहां उनसे अपने आप को डिफेंड करने के लिए उन्होंने बनाया था। एक और चीज आप जाके सर्च कीजिएगा, रानीकोट फोर्ट। मैंने अक्सर अपने लेक्चर्स में बताया, रानीकोट फोर्ट को आप जाके सर्च करेंगे तो रानीकोट फोर्ट पर भी इस तरह की एक वॉल मौजूद है जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से मुशाबत रखती है, दो कि वो बहुत छोटी है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कंपैरिजन में, लेकिन वो भी एक बहुत ही जो है वो अजीब किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको फैसिनेट करेगा अगर आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो पाकिस्तान में ये जो रानीकोट फोर्ट मौजूद है, इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्ट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस फोर्ट के बारे में पता चलेगा, और यहां पर भी एक वॉल मौजूद है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द कोल्ड वॉर was mainly a rivalry between, अच्छा अब ये जो कोल्ड वॉर है बहुत से हमारे स्टूडेंट समझते हैं, उनको वो समझ नहीं पाते कि ये कोल्ड वॉर क्या है, क्या कोई हॉट वॉर भी होती है? अब कोल्ड वॉर बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो तशबीह दे रहा है कि एक ऐसी जंग है जहां दो जो ओपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट में नहीं आते, यानी कि इन दोनों के दरमियान जंग नहीं होती डायरेक्टली, और ये कब होती है? ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद होती है कोल्ड वॉर, और ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जिसमें दो स्टेट्स के दरमियान, जो प्राइमरीली स्टेट्स कौन सी थी? यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, इनके दरमियान एक राइवलरी थी इकोनॉमिक लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे। ये डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ जो है वो जुटे हुए थे एक दूसरे को नीचे करने में, तो ये कोल्ड वॉर जो है इसको हम कहते हैं, और इसका आंसर जो दुरुस्त है वो ऑप्शन सी है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो जनरल नॉलेज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि आपको क्वेश्चंस इस तरह पढ़ाए जाएं कि आपको अंडरस्टैंड आप कर लें उनको, आपको वो समझ आ जाएं, ताकि बजाय इसके कि आप चीज़ों को क्रैम करते रहें जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखें। अब अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी रिसोर्स से करना चाहते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है द लॉ अकेडमी का प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आप मजीद डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो टीम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस स्टूडेंट कम्युनिटी को आप लाजमी ज्वाइन कर लें, ताकि आपके साथ तमाम अपडेट्स और प्रिपरेटरी मटेरियल डेली बेसिस पे शेयर हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।